आगे उदाहरण नंबर 1। आकृति में ओ ए बराबर ओ बी तथा ओ डी बराबर ओ सी दिया हुआ है और हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ सी के। और दूसरा ए डी समांतर है बी सी की। एक बार फिर से समझिए इसे आकृति के माध्यम से कि इस आकृति में ओ ए ओ बी के बराबर दिया हुआ है, यानी ये वाली भुजा ओ ए ओ बी भुजा के बराबर दी हुई है। दूसरा ओ डी भुजा ओ सी के बराबर दी हुई है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए और डी यानी ये वाली जो त्रिभुज है ये बी और सी के सर्वांग सम है तथा ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। तो यहाँ देखिए कि इसका अगर हम हल करें तो हल से देखिए क्या बात निकल के आती है कि ओ ए बराबर ओ बी ये दे रखा है और ओ डी बराबर ओ सी ये तो हमें दिया है, ये क्या है दिया हुआ है। अब ये वाला कोण देखें, ये कोण और ये कोण ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इस कोण को नाम मैं दूंगा बी ओ सी। कोण बी ओ सी किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा, इसको ए ओ डी। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार। अब एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ऐसे सर्वांग समता नियम से क्या होगा? देखो ए ओ किसके बराबर? बी ओ के बराबर और ओ सी किसके बराबर? ओ डी के बराबर। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और इनके अंतर्गत आने वाला कोण भी बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी? सर्वांग सम होगी। अब इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी और सी के। ओके, और ये तो आ गया फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए कि अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें क्या है? सर्वांग सम है। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा ही क्या होते हैं? बराबर हैं होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि बाई सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जब ये दोनों एकांतर कोण बराबर हैं तो ए डी बी सी के समांतर है। ए डी समांतर है बी सी के, क्योंकि कोण ए और कोण बी एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी क्वेश्चन में हम किस तरह से ऐसे सर्वांग समता नियम लगा सकते हैं, भुजा कोण भुजा नियम लगा सकते हैं, और CPCT का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इस कंसेप्ट का यूज़ देखो हमने यहाँ पर किया ना। तो इसी तरह से हम आगे भी करेंगे, कहीं भुजा बराबर कर देंगे, कहीं सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं बराबर करेंगे, कहीं कोण बराबर करके दिखाएंगे। और यहाँ शुरू में रह गया था थोड़ा सा कि त्रिभुज ए ओ डी यहाँ लिख दें, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, क्योंकि हम इन दो त्रिभुजों को कंसिडर करके चल रहे हैं ना, इसलिए ये चीज़ शुरू में लिखनी ज़रूरी है।
अब आगे उदाहरण नंबर 2, ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित कोई बिंदु पी है तो दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल जो है वो इसका लंब समद्विभाजक है, यानी समद्विभाजक दो एक जैसे टुकड़े, लंब मतलब यहाँ 90 का एंगल बनाएगा। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि यहाँ इस रेखा एल पर कोई बिंदु पी है, ये ए और बी से इक्वी डिस्टेंस यानी समदूरस्थ है। कहने का अर्थ ये है कि ए पी बी पी के बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो अब यहाँ से ये त्रिभुज ले पी ए सी, त्रिभुज पी ए सी तथा त्रिभुज पी बी सी में इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एल इसका समद्विभाजक है, क्योंकि ए सी बराबर बी सी होगा और क्योंकि एल ए बी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। और ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। कोण पी सी ए बराबर कोण पी सी बी बराबर 90 डिग्री। कारण ऊपर वाला सेम आ जाएगा। अब भुजा पी सी जो है वो पी सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा दोनों में कॉमन है इसलिए ऑटोमेटिक बराबर है और बीच का कोण भी बराबर है। इसलिए ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज दोनों क्या होंगी? सर्वांगसम होगी। इसलिए SAS नियम अनुसार त्रिभुज PCA सर्वांगसम है त्रिभुज PCB के। अगर सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। तो AP बराबर BP, AP बराबर BP, क्योंकि CP CT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो यहाँ से P जो है AP बराबर BP, इसका मतलब P जो है वो A और B से समदूरस्थ है। इसका मतलब P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। तो आपने और कुछ नहीं करना, ये दो ट्राइंगल है इनको क्या करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। उसके बाद CP/CT लगा करके दोनों इक्वल, ये इक्वल है तो P A और B से समदूरस्थ है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने SAS सर्वांगसमता नियम के बारे में पढ़ा कि ये नियम क्या होता है और इसके ऊपर हमने दो उदाहरण भी किए हैं। तो चलो इस पे थोड़ा सा डिस्कस हम और करते हैं कि जैसे दो त्रिभुजें हैं तो SAS में हमने कहा था कि यदि ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर है और इनके बीच का कोण अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी? सर्वांगसम होंगी।
अब हम त्रिभुजों के एक जोड़े पर और नज़र डालते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है, दो त्रिभुजें हैं, तो इनमें देखिए कि एक एक कोण 50-50 डिग्री का है। ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, इधर से ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होगी? अब हम इनकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को ढक ही नहीं पाएगी। तो जो हमने नियम पढ़ा, इसमें दोनों में अंतर क्या है? तो आप ध्यान से देखिए, जो हमने SAS नियम पढ़ा, उसमें जो दो समान भुजाएं थी उनके अंतर्गत जो कोण है वो कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो दो बराबर भुजाएं हैं उनके अंतर्गत जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। तो इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि SAS नियम में दो जो समान भुजाएं हैं उनके अंतर्गत जो कोण है वो बराबर होने चाहिए। तो इसलिए SAS नियम तो है, लेकिन SSA जैसा कोई नियम नहीं है, कि साइड साइड एंगल जैसा कोई नियम नहीं है। और इसी तरह से कि अगर ASS कहें तो भी ऐसा भी कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? SAS का नियम है, साइड एंगल साइड का। आगे प्रमेय 7.1 में हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की एक और कसौटी पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता नियम। कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता नियम क्या है? ये कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। कहने का अर्थ ये है कि जैसे यहाँ पर हमें दो त्रिभुज मान लीजिए दे दी, ABC और दूसरी है DEF। यदि एक त्रिभुज के दो कोण, कोण B और कोण C, और उसकी अंतर्गत भुजा अर्थात BC, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगी? सर्वांगसम होगी। अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो आइए इस थ्योरम का भी हम प्रूफ करते हैं। कि यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा DEF में आपको दिया है कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F तथा BC बराबर EF। और सिद्ध करना क्या है आपको? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। अब देखो यहाँ पर तीन स्थितियां संभव है। तो जो पहली स्थिति है उसमें हम मान लेते हैं कि AB जो है वो DE के बराबर है। कि पहली स्थिति में माना AB
बराबर है डी ई के। तो यदि ए बी डी ई के बराबर हमने मान लिया है तो इसके अलावा बी सी ई एफ के बराबर दे ही रखा है और कोण बी कोण ई के बराबर है। अब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ की। तो यदि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो भी ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अब मैं ये कहूँगा कि अगर ये इससे छोटी है तो क्या होगा और बड़ी है तो क्या होगा। तो अब हम दूसरी स्थिति में स्थिति 2, तो माना यदि संभव हो तो ए बी बड़ा है डी ई से, जैसे ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज डी ई एफ, और ये मान लिया कि ए बी जो डी ई से बड़ी है। तो वैसे तो सर्वांग सम त्रिभुज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने तभी लिखा है कि यदि संभव हो तो ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु को P अज्यूम करते हैं और P इस तरह का अज्यूम करते हैं कि BP जो है वो ED के बराबर हो। हम माना P भुजा AB पर एक बिंदु है एक बिंदु ऐसा लिया है, ऐसा है कि BP बराबर ED। अब ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज ये देखिए, अब त्रिभुज BPC तथा त्रिभुज DEF में BP बराबर ED ये हमने माना है और BC बराबर EF ये दिया है, कोण B बराबर कोण E ये भी दिया है आपको। अब भुजा कोण भुजा, अब SAS सर्वांग समता नियम से ऐसे सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज PBC सर्वांग सम होगी त्रिभुज DEF की, त्रिभुज DEF की। अगर ये सर्वांग सम होगी तो कोण PCB कोण DEF के बराबर होगा। इसका मतलब कि PCB बराबर कोण DFE। क्यों? क्योंकि भाई CPCT के सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग।
लेकिन हमें ये भी दिया है कि कोण डी एफ ई अर्थात कोण एफ जो है किसके बराबर, कोण सी के बराबर है। लेकिन कोण एफ को मैं क्या कह सकता हूँ, डी एफ ई, ये किसके बराबर है, कोण ए सी बी के बराबर है। अब देखो कि यहाँ से इसे मैं 1 मान लूँ, इसे 2 मान लूँ, 1 व 2 से यहाँ से डी ई एफ यानी ये वाला जो कोण है, ये एक तो हम ये कह रहे हैं कि इसके बराबर है, छोटे के बराबर, दोबारा हम ये कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों अलग अलग कोण नहीं है, सेम ही है। इसका मतलब कोण पी सी बी कोण ए बी सी के बराबर है, कोण ए सी बी के बराबर है। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर कब पॉसिबल है, जब P और A एक ही जगह पर हो तभी पॉसिबल है। इसका मतलब कि यह तभी संभव है जब P और A संपाती हो। अर्थात बी ए किसके बराबर होगी, ED के बराबर, कि P और A क्या है, संपाती, यानी P A की जगह पे आ गया। तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा था, PB ED के बराबर कहा था, तो PB अब किसके बराबर हो गया, PB अब AB के बराबर हो गया। PB अब BA या AB के बराबर हो गया। इसका मतलब BA बराबर क्या हो गया, ED हो गया। अब BA ED के बराबर हो गया, तो इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। किस कारण, ऐसा विकृत के कारण। तो इसी तरह से स्थिति 3 है। स्थिति 3 में हम मान लेते हैं कि AB छोटा है DE से, तो हम कोई DE पर एक बिंदु M ले लेते हैं। तो हम माना M DE पर एक बिंदु है, एक बिंदु ऐसा है कि यहाँ पर जैसे हमने M एज्यूम किया कि EM बराबर AB, ठीक। अब सेम टू सेम स्थिति 2 की तरह से M और D क्या है, संपाती, हम सिद्ध कर देंगे। अब स्थिति 2 की तरह M और D संपाती है। M और D अगर संपाती है तो फिर इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF की। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि यदि ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण बराबर है और इन दोनों के बीच की भुजा भी आपस में बराबर है, तो बाकी अन्य भुजाएं भी डेफिनेटली बराबर होगी, छोटी बड़ी हो ही नहीं सकती। ये चीज़ हम सिद्ध कर रहे थे
पहले हमने माना कि छोटी है, तो फिर हमने सिद्ध कर दिया कि ये छोटी नहीं है, बराबर ही मिलेगी। फिर हमने इसको बड़ी माना, इस साइड को। फिर हम इसी तरह से हम रिपीट करके ये कह रहे हैं कि ये भी आपस में बराबर है, ये बड़ी भी नहीं हो सकती। तो ए बी न तो इस डी से छोटी हो सकती, न ही ए बी इससे बड़ी हो सकती। इसका मतलब ए बी इसके बराबर मिलेगी, ए बी डी ई के बराबर मिलेगी। ए बी डी ई के बराबर है, ये कोण बराबर, ये बराबर, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से हम ए एस ए कोण भुजा कोण नियम जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। अब कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम का एक रूप और देखिए कि जब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो तीसरा कोण डेफिनेटली बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ये कहते हैं कि कोई दो कोण अगर बराबर है तो ये अंडरस्टूड है कि तीसरा कोण तो बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि हम कहें कि कोई भी दो कोण बराबर हो और एक भुजा, एक संगत भुजा बराबर हो, तो अगर मान लीजिए ये भुजा बराबर है और ये दो कोण बराबर है, ये दो कोण ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। अब ये भुजा बराबर दे रखी है मान लिया, तो हम यहाँ पर कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम लगा देंगे। तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये कोण एक, कोण दो, इस कोण और इस कोण के बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कोण कोण और संगत भुजा अगर ये बराबर तो भी क्या होगा, ये त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम होगी। तो यहाँ से ए एस ए कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम से हम कोण कोण भुजा नियम भी, कोण कोण भुजा नियम भी हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोण भुजा कोण नियम भी सही है और कोण कोण भुजा नियम भी सही है। इससे पहले जो शुरुआत हमने की थी वो भुजा कोण भुजा नियम से की थी, लेकिन जो संभव नहीं है वो है भुजा भुजा कोण, ये संभव नहीं है। बाकी ये तीन संभव है, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा, ये तीनों संभव है, याद रखना। लेकिन भुजा भुजा कोण या कोण भुजा भुजा ये दोनों ही संभव नहीं। यानी अगर दो भुजाएं आती है तो कोण उनके बीच का ही होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो अभी तक हमने सर्वांग समता की तीन कसौटियां पढ़ी है, कौन कौन सी, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा। तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। यहाँ से एक बार फिर बता देता हूँ कि दो कोण आ सकते हैं कहीं भी, लेकिन अगर दो भुजाएं आती है तो कोण उनके बीच में ही आना चाहिए। ओके, तो यहाँ हम ए एस सर्वांग समता नियम, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो, जैसे ये कोण इसके बराबर हो और दूसरा मान लेते हैं ये कोण इसके बराबर हो, और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। ये जैसे ये भुजा इसके संगत है, ये इसके संगत है, तो चाहे ये इसके बराबर हो। ठीक, तो ये कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम लागू हो जाता है। अब एक बात और निकल के आती है यहाँ से कि
तीन कोणों की समता सर्वांग समता के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि तीनों संगत कोण आपस में बराबर हों कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हों, तो इस तरह से किन्हीं भी, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको इस चित्र में चार त्रिभुजें दिखाई दे रही है। इसमें ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी संगत कोण तो बराबर है। लेकिन क्या ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है? लेकिन साफ दिखाई दे रहा सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि एक बड़ी एक छोटी है। इसी तरह से ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये भी सर्वांग सम नहीं है। अब इसी तरह से इसका भी हम ले सकते हैं कि ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर, ये भी सर्वांग सम नहीं है। तो इस चित्र के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों कोणों की जो समता है वो सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। यानी यदि संगत कोण बराबर है दो त्रिभुजों के, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि तीन कोणों की समता सर्वांग समता के लिए पर्याप्त नहीं है। अब आगे उदाहरण नंबर 3। रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है, या ए बी सी डी के समांतर है, और ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। ओ जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी की। और दूसरा, ओ रेखाखंड बी सी का भी मध्य बिंदु है। हमें ये भी दिखाना है कि ओ जो है वो बी सी का भी मध्य बिंदु है। तो अब इसका हल या प्रूफ देखिए कि हम त्रिभुज किस किस को देखेंगे, ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। ए ओ बी तथा डी ओ सी में कि कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण डी। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। क्योंकि एकांतर अंतः कोण, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। इसके अलावा ओ ए ओ डी के बराबर है। ओ ए बराबर ओ डी, क्योंकि ओ जो है वो ए डी का मध्य बिंदु है। क्योंकि ओ ए डी का मध्य बिंदु है। अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इस कोण को नाम दूंगा मैं डी ओ सी, और इस कोण को मैं नाम दूंगा ए ओ बी। कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी। तो अब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण भुजा कोण, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगी त्रिभुज डी ओ सी की। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ओ बी बराबर ओ सी, क्योंकि भाई सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के
संगत भाग बराबर होते हैं। तो ओ बी ओ सी के बराबर है, इसलिए ओ बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहला प्रूव कर दिया भाग, और यहाँ से दूसरा भाग भी हमने सिद्ध कर दिया। हेंस प्रूव्ड। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।